नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन 360 में। ये वीडियो परसेंटेजेस का एक कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल वीडियो है। इसमें हम लोग एग्जांपल्स थोड़ा सा कम चर्चा करेंगे, लेकिन ये मेरी तरफ से गारंटी है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका हर एक कॉन्सेप्ट परसेंटेजेस को लेकर जो है पूरा डिटेल में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। परसेंटेज का ये मतलब रहता है आउट ऑफ 100। जैसे यहाँ पे सेंट दिख रहा है आपको, सेंट मतलब सेंचुरी भी होता है, समथिंग आउट ऑफ 100। तो परसेंटेज का मतलब होता है देसी भाषा में आउट ऑफ 100, कुछ भी आउट ऑफ 100। और आपको कोई बच्चा बोला है कि उसने 35% मार्क्स स्कोर किया है, इसका मतलब यही है अगर 100 मार्क्स का एग्जाम होता तो उसमें से जो है उसने 35 मार्क्स जो है स्कोर कर चुका है। लेकिन अगर वही एग्जाम जो है 200 मार्क का होता तो उस केस में जो एग्जामिनेशन में मार्क जो है डबल हो गया, तो उस केस में ऑब्टेन मार्क्स भी जो है डबल हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 70। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे जैसे बेस जो है दुगना हो जाता है, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी दुगना हो जाता है। फिर से और एक एग्जांपल के समझाऊंगा मैं आपको। मान के चलिए कि कोई एक बच्चा जो है 50 मार्क्स स्कोर किया है और एक बच्चा 60 मार्क्स स्कोर किया है, तो बताइए पढ़ने में अच्छा कौन है? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि जो 60 वाला जो बंदा है उसने ज्यादा मार्क्स स्कोर किया है, लेकिन ये सरासर गलत है। क्यों गलत है? इसीलिए गलत है क्योंकि आपको पता नहीं है कि उनके एग्जाम का मैक्सिमम मार्क या फिर टोटल मार्क्स क्या था। तो इसीलिए यहाँ पे जो लड़का है वो 50 में से 50 स्कोर कर सकता है, और यहाँ पे बहुत बार ये 100 में से 60 भी स्कोर कर सकता है। तो उस केस में क्योंकि हम लोग का बेस जो है कॉमन नहीं है, तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। उस केस में हम लोग जो है अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100% उसने जो है स्कोर किया है, और यहाँ पे मात्र 60% स्कोर है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 100% का मतलब है 100/100 और 60% का मतलब है 60/100। तो अब क्योंकि 100 नीचे आ गया दोनों केसेस में, तो अब जो है बेस कॉमन है और अब जो है आप कंपेयर आराम से कर सकते हैं। तो चलिए आगे। कोई भी वैल्यू अगर परसेंटेजेस में है, उसको आप कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे? मान के चलिए आपके पास कोई वैल्यू है जो है 25%। तो 25% जब आप कुछ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग उसको क्या करते हैं ना, 100 से डिवाइड कर देते हैं। जब 25/100 हम लोग करते हैं तो वो कट के आ जाता है 1/4, जो कि होता है एक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का एक न्यूमरेटर रहता है, एक डिनोमिनेटर रहता है। तो अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मान के चलिए कोई परसेंटेज है उसको अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। और वही फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा इनटू 100, और वही 1/4 को जो है मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा 25%। और ये जो है आने वाला नेक्स्ट वाला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले परसेंटेज चार्ट, इसका बहुत ज्यादा रोल रहता है। उसमें आप देखने के लिए मिलेगा कि पर्टिकुलर फ्रैक्शन और एक पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग परसेंटेज वैल्यू कैसे आपस में लिंक रखते हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए परसेंटेज चार्ट, चलिए दोस्तों परसेंटेज चार्ट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज चार्ट, परसेंटेज चार्ट का क्या रोल रहता है? नहीं, ये देता है आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन का रिलेशनशिप, परसेंटेज टू फ्रैक्शन का रिलेशनशिप। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं अगर 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 11, 12, 13, 14, 15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19 और ये है 1/20। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 1 से लेके 20 तक जो है टोटल फ्रैक्शंस जो है लिख लिए हैं। ना नॉर्मली कोई भी इंटीजर जो रहता है वो एक्चुअली फ्रैक्शन के फॉर्म में रहता है। सब आप अगर देखिए 3 एक्चुअली 3/1 रहता है, वो 1 को जो है हम लोग इग्नोर कर देख सकते हैं, तो उसको जो हम लोग 3 मान लेते हैं। तो ये जो है ये 1 है, तो इसका एक्चुअल है 1/1। तो 1/1 ये तो फ्रैक्शन है, और हम लोग को पता है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 100%। 1/2 क्या है? ये हो जाएगा 50%। 1/4 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 25%। 1/5 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20%। 1/10 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10%। 1/20 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5%। तो आप लोग देख सकते हैं ये सब चीजें जो है आराम से कट गई हैं। क्यों?
इसीलिए कर दिया है कि ये सब स्पेशल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। ये सब जो है डिजिट्स आराम से 100 में से कट के कुछ आंसर दे देंगे। लेकिन अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो है नॉन टर्मिनेटिंग केसेस। जैसे कि 1/3 क्या होता है, वो होता है 33.33%, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 33 होल 1/3% भी आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद 1/6 क्या होता है, वो होता है 16.67% या फिर 16 होल 2/3%। 1/7 क्या होता है, वो होता है 14.28% या फिर होता है 14 होल 2/7%। ये क्या होता है, ये होता है 12.5% या फिर 12 होल 1/5%। ये होता है 11.11%, ये होता है 11 होल 1/9%। ये हो जाएगा 9.09%, जो कि हो जाता है 9 होल 1/11%। 8.33%, जो कि है 8 होल 1/3%। ये हो जाए 7.69%, जो कि है 7 होल 9/13%। ये हो जाएगा आपका 7.14%, जो कि है 7 होल 1/7%। ये हो जाएगा 6.66%, जो कि है 6 होल 2/3%। ये है 6.25%, जो कि आपको दे देगा 6 होल 1/4%। हाँ, ये आ जाए आपका 5.8% के आसपास, ये आपका आ जाएगा 5.55% के आसपास, ये आपका आ जाएगा समथिंग 5.2% के आसपास। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ केसेस में जो है, जैसे कि 1/3 है तो उसका वैल्यू है 33.33%। ये जो है एक स्पेशल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। इसका मतलब बस यही है, अगर मान के चलिए कहीं पे अगर 100 है आपका, अगर आप उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो उसका क्या आंसर आएगा ना। अगर आप देखेंगे कि किस फॉर्मेट में है, तो अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, फिर ये 10, फिर 3, फिर 9, फिर हो जाएगा 1, फिर पॉइंट देंगे, फिर ये हो जाएगा 3, फिर ऐसे करके जो है 3 जो है टर्मिनेट नहीं होगा। ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जिसको बोलते हैं। बहुत बार इसको जो है हम स्पेशल डेसिमल्स के नाम पे भी जानते हैं। तो ये हो जाएगा 33.33%। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये एक्चुअली 33.33% यहाँ पे जो लिखा है ये इसका कंप्लीट पिक्चर नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि एक्चुअली आपने तो बहुत सारा 3 लिखा नहीं, लेकिन वो लिखने के बाद ही आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो हम लोग जो है बहुत बार एग्जामिनेशंस में ऐसे मिक्स फ्रैक्शंस के फॉर्मेट में पूछ लेते हैं। जैसे कि वो ऐसा पूछ लेंगे कि 33 होल 1/3% क्या होता है। तो ये इसका मतलब ये है, ये 33 प्लस 1/3% है। तो ये हो जाएगा 99, 99 प्लस 1 हो जाएगा 100/3%। और हम परसेंटेज से फ्रैक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो ये कट के फिर से आपको क्या दे देगा ना, वही 1/3 दे देगा जहाँ से हम लोग शुरू किए। तो आप लोग देख सकते हैं अगर आपको 1/3 याद है तो आपको 1/6 भी याद होगा, क्योंकि 1/3 का हाफ ही तो है 1/6, और 1/6 का आधा है 1/12। और उसी चक्कर में अगर 1/4 आपको याद है तो 1/8 ही याद हो सकता है। 1/8 का आधा होता है 1/16। लोग देख सकते हैं 1/7 यहाँ पर है, 1/7 का आधा होता है 1/14। तो 14.12 का आधा सीधा आपको दिख रहा होगा 7.14। तो ये 14 होल 2/7 का सीधा आधा है ये। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, मोस्टली अगर आप कुछ वैल्यूज जो है, बहुत बार अगर बच्चे जो है अगर 10 तक भी अगर वैल्यूज 1/10 का वैल्यू भी अगर आप जो है आप अगर रख लें तो आपको बहुत सारा, क्योंकि ये सब मल्टीपल्स में ट्रैवल करेगा 1/20 के तक, तो ये जो है बहुत बार इजी हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा चार्ट जो है आप एक बार अच्छे से एनालाइज करिए और उसको बहुत बार प्रैक्टिस करके इसको जो है मेमोराइज कर लीजिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग को एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में जो है पूछ लिया जाता है, जैसे कि 1/13 पूछ लिया जाता है। तो 1/13 तो प्राइम नंबर, ये कोई भी मल्टीपल में नहीं आता है। लेकिन जब ये आप देखेंगे तो आप जो है थोड़ा डर जाएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ये पूरा चार्ट में से एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो मैं अभी स्टार्ट मारने वाला हूँ। जैसे कि 1/6 हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/7 और 1/9
कुछ हद तक 1/8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/11 भी, 1/12, 1/14, 1/15 और 1/16। तो ये आप लोग जो देख सकते हैं, इसको जो है हम लोग इतने सारे परसेंटेजेस जो है, जो मैं स्टार मार्क मारा हूँ, ये तो कम से कम आपको याद होने ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का मतलब है और कोई बेस हो, उसके ऊपर आप कुछ इंक्रीमेंट कर रहे हैं परसेंटेज का, या फिर कुछ डिक्रीमेंट कर रहे हैं, उसी को हम लोग जो बोलते हैं परसेंटेज चेंज। इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है। मान लीजिए देखिए, अगर 100 है, 100 का 10% से बढ़ाना है, इसका मतलब है वो 100 से 100 में यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करने वाला है, वो होगा 110% में 100। 100% था पहले, उसमें 10% बढ़ा, 100% प्लस 10% वो हो जाएगा 110% में 100%। तो यहाँ जो मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर जो है आपको सीधा लिखना चाहिए 110। आंसर क्या आएगा? 110। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि 100 का 10%, 100 का 10% होता है 10, और उसमें जब आप ऐड करेंगे 100 में, तो वो क्या दे देगा आंसर? 110। और एक थर्ड वे भी सोच सकते हैं कि अगर इसको रेशियो में निकाल सकते हैं, 10% का मतलब होता है 1/10। जब पहले 10 पार्ट का होगा, एक इंक्रीमेंट होगा 11 पार्ट का हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 इनटू सीधा 11 का 10 भी लिख के मैं आंसर क्या निकाल सकता था? 110। तो ये हालांकि ये यही केस है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या किए ना, रेशियो में कर दिए। सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी दोहराएंगे। यहाँ पे 100 में 10% माइनस होगा, 10% माइनस होगा मतलब 1/9। 10% का मतलब है 1/10। तो जब पहले 10 पार्ट का होगा, एक पार्ट माइनस हो गया, वो 9 पार्ट का हो जाएगा। तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे? हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 9/10। उसके बाद हम लोग ये चीज है रेशियो में कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 90। 120 में 33.33% आप बढ़ा रहे हैं। 33.33% बढ़ाने का मतलब है 1/3। पहले तो 3 पार्ट का होगा, एक पार्ट बढ़ के आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 4/3 का। तो यहाँ पे 120 में आप क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4/3, और 33.33% घटा रहे हैं। तो 120 में अब 33.33% घटाएंगे तो 1/3 में पहले 3 पार्ट होगा, एक पार्ट घट जाएगा, तो वो आ जाएगा 2/3। तो 120 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 120 में मल्टीप्लाई करेंगे 2/3। आप लोग देख सकते हैं कि ये केसेस जो है मैं रेशियो में क्यों इसलिए क्योंकि अगर 120 में अगर आप 33% जो पहले 100 था, 33.33% पढ़ा, तो ये 133.33/100। आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टीडीएस वाला वर्क हो जाता है कंपेयर टू अगर आप उसको रेशियो में निकाल देंगे। तो इसमें मैक्सिमम केसेस जो है हम लोग उसमें रेशियो मेथड ही चर्चा करेंगे, रेशियो में कैसे उसमें डील किया जाए। तो चलिए आगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग परसेंटेज चेंज का कुछ एग्जांपल डिस्कशन कर लेते हैं। तो 150 में जब 50% ऐड करेंगे तो 150 का 50% जो है आधा होता है। अगर आप 10% जो है 15 होता है, क्योंकि 100% 150 है, तो 10% जो है 15 होता है। तो 50% क्या होगा? 100% का आधा 75। तो यहाँ पे मैं सीधा 150 + 75 लिख के भी जा सकता था, लेकिन यहाँ पे मैं इसको रेशियो में करने की कोशिश करूँगा। तो 150 में अगर 50% बढ़ा जाए तो 150 में एक्चुअली में मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 50% होता है 1/2। अगर पहले 2 पार्ट का रहा तो एक पार्ट बढ़ के मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2। तो ये जो है 3/2 इसको मल्टीप्लाई फैक्टर बन गया। ये हो गया 75। 75 × 3 कितना हो गया? वो होता है 225। उसके बाद ये 12.5, 800 के 12.5। 12.5% का मतलब होता है 1/8। पहले अगर 8 पार्ट का होता है, एक पार्ट बढ़ के जो हो जाएगा वो 9/8 हो जाएगा। तो 8 पार्ट, तो 800 का मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा? मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9/8। तो ये यहाँ पे 100 कट के सीधा आंसर दे देगा 900। तो 140 का 28.56%। 28.56% जो है आपको सीधा दिखेगा नहीं परसेंटेज चार्ट में, क्योंकि ये जो है 14.28% का डबल, और 1/7 जो होता है वो होता है 14.28%। जब आप देखेंगे 14 के मल्टीपल्स में ज़्यादा चल रहा है, तो उस केस में जो है आप 28.56% को उस केस में जो 14.28 को रिलेट कर सकते हैं। तो 14.28% 14.28 होता है 14.28% होता है 1/7। तो ये क्योंकि 14 यहाँ पे और यहाँ पे 28 है, तो इसका दुगुना है ये, तो ये हो जाएगा 2/7।
2/7। तो पहले जो 7 पार्ट था तो 2 पार्ट बढ़ के ये टोटल क्या हो गया, ये 9/7 हो गया। तो 140 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9/7, तो ये हो गया 20, ये हो गया 180। तो यहाँ पे 99 को 22.22%, ये बहुत स्पेशल डेसिमल है। जहाँ पे आप रिपीटेशन देखेंगे 11.11, 22.22, 33.33, 44.44, 55.55, इवन 88.88, तो उस केस में जो है हर बार 1/9 का मल्टीपल चलता है कि 1/9 जो है 11.11 है। तो वहाँ पे अगर आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1/9 × 2 तो हो जाए 2/9, तो ये आपको देगा 11.11 × 2 जो कि हो जाए 22.22। तो यहाँ पे 22.22 हम लिख सकता हूँ जो कि है 2/9। पहले तो 9 पार्ट का होगा तो 2 पार्ट बढ़ के 11 पार्ट का हो जाएगा, तो 99 × 11/9 तो क्या आ जाएगा 11, जो कि आ जाएगा 121। यहाँ पे लास्ट एग्जांपल देखेंगे 108 का यहाँ पे 9.09%, 9.09% जो है आपको चार्ट में दिख रहा होगा वो होता है 1/11। तो यहाँ पे अगर 11 पार्ट का कोई पूछे है तो 11 पार्ट से अगर आप एक पार्ट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। एक्चुअली वैल्यूज मुझको लग रहा है कि कुछ कट नहीं रहे, तो आप लोग एक सुटेबल वैल्यू ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 120, तो 120 तो ये क्या आ जाएगा, उसको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको जो है 10/11 से मल्टीप्लाई करें। पहले 11 पार्ट था, एक पार्ट घट गया जो हो गया 10 पार्ट, तो 121 को मल्टीप्लाई करेंगे 10/11 से तो वो हो जाएगा 110। आई होप कि ये सब परसेंटेज चीजें जो आपको समझ में आए। तो अभी हम लोग मूव करेंगे, हम लोग शुरू करते हैं परसेंटेज कंपैरिजन। परसेंटेज कंपैरिजन का ये मतलब है कि पर्टिकुलर दो वैल्यूज को हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं रिलेटेड टू परसेंटेजेस। जैसे कि यहाँ हो है a इज 1% ऑफ b, इतना याद रखिएगा कि ऑफ के बाद या फिर दैन के बाद, यहाँ पे भी दैन के बाद है, अब जितने दैन के बाद ऑफ में जितने वैल्यूज आते हैं हम लोग जो है उससे कंपेयर करते हैं a b का कितना परसेंट है। तो a b का कितना परसेंट है इसका मतलब b से कंपेयर करना है तो b जो है बेस पे रहेगा, उसके ऊपर रहेगा a, तो a/b * 100, तो a b का कितना परसेंट है, a/b * 100। फिर यहाँ पे लिखा है a is 1% मोर देन b, इसका मतलब यही है कि a जो है जाहिर सी बात है b से बड़ा होगा, तब जाके आप बोल सकते हैं कि कितना परसेंट मोर होगा। तो a क्योंकि b से बड़ा है तो हम उससे लगते हैं कितना बड़ा है ना a - b बड़ा है ना, किससे कंपेयर कर रहा है ना b से, ना डिवाइड बाय b * 100। यहाँ पे हम लिख सकते हैं a is 1% लेस देन b, इसका मतलब है a जो है b से छोटा है। तो a कितना छोटा है ना, b माइनस a छोटा है। ऑब्वियस सी बात है अगर a b से छोटा है तो b इससे बड़ा है, तो a कितना छोटा है ना, जितना b बड़ा होगा उससे, और कंपैरिजन किससे चल रहा है ना b से, वो हो जाएगा * 100। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है। स्टैंडर्ड बुक्स में जो है लेवल 1 एक्सरसाइज में आप लोग देख सकते हैं कि a is 25% मोर देन b, और कुछ है कि b is 1% लेस देन a। तो उस केसेस में हम लोग जो ये सब फार्मूला से जो आप उसका अंडरस्टैंडिंग भी ले सकते हैं कि a is 50% मोर देन b, a जो है b से 50% ज्यादा है, तो b जो है a से कितना परसेंट कम है। तो बहुत लोग इसका आंसर देंगे कि अगर a जो है उससे 50% ज्यादा है तो ऑब्वियस बात है कि b उससे 50% कम होगा, लेकिन ये सरासर गलत है। 50% का मतलब ये है 1/2, और क्योंकि a b से 50% ज्यादा है तो ये कंपैरिजन b से चल रहा है, तो नीचे जो है b आएगा 1/2, इसका मतलब दो पार्ट में से एक पार्ट जो है बढ़ जाएगा और a में क्या आ जाएगा ना, हो जाएगा 3 पार्ट। तो a is to b क्या होगा, a जब 3 पार्ट का, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं a जो है 3 पार्ट का है और b जो है 2 पार्ट का है। तो उस हिसाब से वो पूछा है कि b जो है कितना कम है a से, तो b जो है 2 पार्ट का है, a जो 3 पार्ट का है, तो 2 कितना कम है 3 से ना, 1 पार्ट, और किसके ऊपर पूछा है ना, a से पूछा है तो हो गया 1/3, और 1/3 इसका मतलब है 33.33% लेस। तो इससे रिलेटेड और एक एग्जांपल भी हम लोग ले लेते हैं ताकि हम लोग का ये कॉन्सेप्ट जो है एक बार में अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन जो है स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा वो है इफ c is 33.33% मोर देन d, c जो है 33.33% मोर है d से, 33.33% का मतलब है 1/3, और देन d, तो d जब 3 पार्ट का होगा तो एक पार्ट बढ़ के c कितने पार्ट का हो जाएगा ना, हो जाएगा 4 पार्ट का। उसके बाद बोला है d is 66.66% मोर देन e, 66.66% का मतलब है 2/3, और क्योंकि देन e बोला है तो e जब 3 पार्ट का होगा तो 2 बढ़ के d कितना पार्ट का हो जाएगा
डी हो जाएगा 5 पार्ट का। तो यहाँ पर हम लोग रेशियो लेंगे C इज टू D इज टू E का, तो C कितना होगा 4 जब D 3 हो, लेकिन यहाँ पे जब D 5 होगा तो उसके हिसाब से CE कितना है 9 होगा 3। तो उस केस में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे यूनिफॉर्म रेशियो मेंटेन करना पड़ रहा है। यहाँ पे D 3 है लेकिन यहाँ पे D 5 है और D को कॉमन करना है, तो इस वाले में जो हमको एलसीएम लेना पड़ेगा जो कि होता है 15। तो यहाँ पे जो हम कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे ना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी हो जाएगा 15 और ये भी हो जाएगा 15, डी दोनों किससे 15 हो गए, तो हम लोग जो यूनिफॉर्मली रेशियो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये हो जाएगा 20:15:9। तो अंतिम में क्या पूछा है, E is 1% लेस देन C। E जो है कितना छोटा है C से, वो है 11 कम, कहाँ से ना C से, है 20/100, तो ये कट जाएगा 5, आंसर आपका आ जाएगा 55% लेस। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं जो कि है परसेंट ऑफ परसेंट। जब बहुत बार जो है छोटे छोटे एग्जाम्स से पूछ सकता है, जैसे कि एसएससी का कोई भी जीडी हो गया या फिर कोई एमटीएस पेपर होगा, उसमें सिंप्लीफिकेशन बहुत बार पूछता है कि फाइंड 60% ऑफ 80%। तो उस केस में जो है बच्चा जो है थोड़ा सा परेशानी में आ जाता है, लेकिन इसमें ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या करना है, लास्ट वाला जो 80% है उसको एज इट इज रख देना है और 60% कैलकुलेट करना है 80%, और 60% जो है उसका मतलब ये है 6/10 0 करने के बाद, तो उसमें हम 80% की कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 48%। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं अगर जीरोस के फॉर्म में भी अगर लिखता पूरा तभी 48% आता, और 60% जो 80% का होता है वो होता है 48%, और यहाँ पे लिखता 25% ऑफ 60% ऑफ 80%। तो उस केस में जो ये लास्ट को एज इट इज रखते हैं और उसके पीछे जितने भी परसेंटेजेस हैं उसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1/25% मतलब 1/4, और इसका मतलब है 3/5, इसका मतलब है 80%। तो यहाँ से ये कटा, ये हो गया 20, ये हो गया 4, तो ये सीधा आंसर आ गया 12%। तो अगर हम कैलकुलेट करें 25% ऑफ 60% ऑफ 80% का, तो आंसर आएगा आपका 12%। बस करना इतना है कि लास्ट वाला पैरेंथेसिस रख देना, उसके पीछे वाला जितना भी सब है उसको जो रेशियो फॉर्मेट लेके लास्ट में सिंपलीफाई कर देना। तो अभी हम लोग चलते हैं रिमेनिंग ऑफ रिमेनिंग डे। यहाँ पे देखिए रिमेनिंग ऑफ रिमेनिंग आपको क्या बोलता है, मान के चलिए कि आपके पास पहले कुछ एक अमाउंट था, उससे जो है आप 10% खर्चा कर दिए, फिर उससे फिर से और 20% खर्चा कर दिए, फिर 30% खर्चा कर दिए, और ये सब जो वर्ड्स है उसको एंडिंग फॉर्मेट में है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, टोटल एक्सपेंडिचर जो जितना खर्च है उसको टोटल में से टोटल उसको इकट्ठा कर लेते हैं, उसको 100 से माइनस कर देते हैं, जितना रहा वो सेविंग्स के फॉर्मेट में आ जाता है। इसको समझने के लिए हम लोग क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या दिया है, ए स्पेंड्स 20% ऑफ हिज सैलरी इन एजुकेशन। तो एजुकेशन में जो है, ये पहला क्वेश्चन है, एजुकेशन में जो है उसने कितना खर्च करते हैं ना, वो होता है 20%, एंड 30% इन फूड। तो फूड में कितना खर्चा हुआ ना, वो है 30%। क्लॉथ में कितना खर्चा हुआ ना, वो है 5%। फिर रेंट में कितना खर्चा हुआ ना, वो है 15%। देन फाइंड हिज सेविंग इफ हिज सैलरी इज ₹10,000। तो उसने बोला है कि उसका सैलरी कितना है, उसका सैलरी है ₹10,000। तो पूछा है कि सेविंग्स क्या होगा उसका, सेविंग्स कितना होगा। तो ये सब तो खर्चे हैं, और ये जो है टोटल सैलरी से हम लोग काटेंगे। तो अगर उसका सैलरी हम लोग 100% ले लें, तो ये सब एक्सपेंसेस को अगर हम लोग क्या कर दें, ऐड कर दें, तो कितना आ जाएगा 20 + 30 50, 50 + 5 55, 55 + 15 हो गया 70%। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग जानते हैं इनकम क्या होता है, वो होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे चलकर हम लोग इसके ऊपर भी a + b = c फॉर्मेट में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो अगर पूरा इनकम जो है 100% का है और अगर एक्सपेंडिचर जो है वो 70% का हो गया, तो सेविंग कितना रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, सेविंग कितना रहेगा ना, वो रहेगा 30%। तो सेविंग 30% है, तो 30% किसका है, इनकम। तो इसका अगर हम लोग जो है कैलकुलेशन
55 प्लस 15 होंगे 65, 65 प्लस 5 होंगे 70, 70 जी। तो यहाँ पे 30% आ गया, तो सेविंग्स कितना होगा ना 30% किसका ना 30% इनकम का, जो कि क्या है, जो कि है 10,000, यहाँ से कट गया, आंसर आएगा आपका 3,000 रुपये। तो सेविंग्स कितना आपका आ गया, वो है 3,000 रुपये। लेकिन ये इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा लैंग्वेज टेस्ट कर दूं तो वो हो जाता है रिमेनिंग ऑफ रिमेनिंग का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट। तो देखिए ये सेकंड क्वेश्चन, A spends 20% of his salary in education, remaining out of which 30%। तो A का जब एजुकेशन कुछ एक सैलरी है उसके पास, उसमें से पहले जो है एजुकेशन में चल गया, जितना जाने के बाद जितना बचा वो कहाँ गया ना, वो गया है फूडिंग। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, फिर से फूड का जो है 20% है, सॉरी यहाँ पे जो एजुकेशन का 20% है, फूड का कितना है, फूड का 30% है, क्लॉथ का कितना है ना, वो फिर से 5% है, और रेंट का कितना है ना, वो है 15%। तो ऑब्वियस बात है, अगर इनकम आपका 100% का होगा तो अगर 20% आपका एक्सपेंडिचर में चल गया तो रहा 80%, है ना, तो 80% ही रहा आपका। तो हम इसको क्या करते हैं ना, पहले ये जानने के बाद जितना पैसा बचा फूडिंग में इन्वेस्ट होगा, फूडिंग में खर्च होने के बाद जितना पैसा बचा वो जो है क्लॉथिंग में जाएगा, क्लॉथिंग में जाने के बाद जितना पैसा बचा वो है रेंट में जाएगा। तो उसको जो है हम लोग लीनियर फैशन में लिख देते हैं। और ये हालांकि क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो हम एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इनकम जो है ले लेते हैं सीधा 10,000, ये हम लोग का इनकम है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक एक एक्सपेंडिचर को माइनस करने के बाद 100 से माइनस करने के बाद जितना रहा उतना जो है सेविंग होना चाहिए लास्ट में। तो अगर 20% खर्च हो गया तो 80% ही रहा, 80% ही रहा, और उतना पैसा जो है फूडिंग में, और फूडिंग में खर्च होने के बाद अब कितना रहा ना, वो रहा 70%। फिर क्लॉथिंग में गया पैसा, क्लॉथिंग में जितना पैसा गया उतना खर्च होने के बाद कितना रहा ना, वो 95 रहा। उसके बाद लास्ट में रेंट लेना, ये पैसा जो है रेंट में आया, तो रेंट देने के बाद आपको कितना रहा ना, वो है 85 पर 100। तो लास्ट में ये आपका बन जाएगा क्या, ये आपका बन जाएगा सेविंग्स। तो यहाँ पे जो है आंसर काटाकुटी के हिसाब से स्टार्ट कर देते हैं। 100 में से ये पूरा चल गया, 0 में से ये पूरा चल गया, और कुछ हम लोग देख सकते हैं कुछ कट रहा है, हाँ, ये 8 × 95 ये हो गया 190, 8 × 2 ये 190, फिर ये हो गया 170, फिर एक 2 रहा तो ये हो गया 14। तो 14 × 9 × 17 में लास्ट में जो है 2 0 आप लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे, तो हालांकि मैं सीधा आंसर भी लिखूंगा। आंसर क्या है ना, ये है 4 5, अच्छा तो ये 0 0 यहाँ पे कट गया, तो ये है 4522 रुपीज। आंसर है ₹4522। तो ये जो है लास्ट में इतना सेविंग्स हो गया। तो आपको इतना बस ध्यान रखना है कि एक पर्टिकुलर इनकम से एक्सपेंडिचर, एक एक एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद रहा कितना गया, रिमेनिंग कितना हो गया, तो वहां से जो है एक बाय एक जो है स्टेप में आप कैलकुलेट करके सीधा लीनियर फैशन में काटाकुटी करके लिख सकते हैं। अब 20% का मतलब 20% जाएगा, तो 20% मतलब 1/5 होता है, तो मैं सीधा 4/5 पे लिख सकता हूँ। तो ये अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, धीरे धीरे जैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे तो मैच्योरिटी आ जाएगा कैसे डील करना है। तो अभी हम लोग चलेंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पे। चलिए दोस्तों, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को अभी समझा जाए। सक्सेसिव जैसे आप लोग परसेंटेज चेंज जो है पहले से पढ़ चुके हैं। परसेंटेज चेंज का मतलब पर्टिकुलर एक ही बेस पे एक बार परसेंटेज चेंज होता है, लेकिन जब सक्सेसिव लग जाता है इसका मतलब कि बार-बार परसेंटेज या फिर लगातार परसेंटेज चेंज हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर यहाँ पे 100 है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको 10% से इंक्रीज करूँ तो वो +10 से बढ़ जाएगा, और यहाँ पे मैं वैल्यू लिख सकता हूँ 110। फिर उसको अगर मैं 10% से इंक्रीज करूँ तो यहाँ पे 11 में इंक्रीज हो जाएगा, और क्योंकि 110 का 10% होता है 11, तो उसको ऐड करूँगा तो वो हो जाएगा 121। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है उसको हम जो है 3 मेथड से सॉल्व करते हैं। पहला
ट्रेडिशनल मेथड भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जैसे मैं किया हूँ स्टेप बाय स्टेप मेथड, एक ही चीज है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग हर एक स्टेज में इंटरमीडिएट वैल्यू जो है निकाल के जो है फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। या फिर सेकंड मेथड जो कि फार्मूला मेथड, उसको एबी मेथड भी बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग जो है थोड़ा चर्चा करेंगे। वो मेथड होता है जब कोई 2% चेंजेस हो लगातार, तो उस केस में हम लोग उसको पहले को ए लेते हैं, दूसरे को बी लेते हैं। तो वहां पे जो नेट परसेंटेज चेंज जो रहता है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ना वो होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। देखिए ये फॉर्मूला जो है ये एक साइन सेंसिटिव फॉर्मूला है। अगर आपका परसेंटेज चेंज जो है अगर नेगेटिव रहा तो यहाँ पे नेगेटिव प्लग इन कीजिएगा, और अगर पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव प्लग इन कीजिएगा। इसका मतलब यही है कि अगर नेट परसेंटेज चेंज अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे ये रखिएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100, तो ये कट जाएगा 1 हो जाएगा, 10 प्लस 10 20, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 21%। देखिए अगर आप एक बार 10% बढ़ाएंगे, फिर से 10% बढ़ाएंगे, वो इक्विवेलेंट है अगर आपने एक ही बार में 21% जो है बढ़ा लिया है। तो नेट परसेंटेज चेंज में आपको मेन फॉर्मूला क्या देता है, ना कुछ इनिशियल वैल्यू देगा, सक्सेसिव परसेंटेज देगा कोई दो पैरामीटर्स का, और आपको जो है फाइनल वैल्यू तक आराम से दे देगा। देखिए इसका जो है एक भारी नुकसान भी है, और बहुत बार हम लोग ये फॉर्मूला लगाने से झिझकते हैं। सबसे पहले उसका नुकसान है कि जब स्पेशल डेसिमल्स का केस आ जाता है, स्पेशल डेसिमल्स, जैसे कि अगर यहाँ पे 10% ना देके 33.33% दे, और यहाँ पे -14.28% दे दे, तो उस केस में जो है हम लोग देख सकते हैं कि तो स्पेशल डेसिमल्स है, ये कि हम लोग जानते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। तो अगर हम लोग फॉर्मूला में प्लग इन भी करेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, 33.33 माइनस 14.28 माइनस 33.33 इनटू 14.28 बाय 100। और आप यकीन नहीं मानेंगे ये जो है बहुत ही टीडियस कैलकुलेशन हो जाता है। तो ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं ना, ये नेट परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए एबी वाला फॉर्मूला मेथड से नहीं जाके हम लोग रेशियो मेथड यूज करते हैं। तो चलिए रेशियो मेथड भी एक बार देखा जाए। रेशियो मेथड ये बोलता है कि एक पर्टिकुलर चेंज को जो है, जैसे हम लोग पहले क्या लिए थे, यहाँ पे पहले हम लोग लिए थे 10% का इंक्रीमेंट, और उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग लिए थे 10% का इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे 10% का मतलब है, 10% इंक्रीमेंट का मतलब है 10 से जो है 11 बन जाएगा, और फिर से 10% का मतलब जो है 10 से जो है 11 बन जाएगा। अगर ऐसा चलता रहा तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका कुछ इनिशियल वैल्यू है, ये आपका कुछ फाइनल वैल्यू है। तो 10 10 हो जाएगा आपका 100, जो कि 11 हो जाएगा 121। तो 100:121 है। लेकिन आपको तो पता है कि इनिशियली आपको तो वैल्यू 100 है, तो 100 यूनिट जब 100 के समान है तो 1 यूनिट 1 के समान है, तो 121 यूनिट क्या होगा ना, 121 के समान होगा। तो अगर इसको आप यहाँ पे जो रेशियो के हिसाब से लिखेंगे और फ्रैक्शन के हिसाब से भी देखेंगे, तो 100 इनटू 10% इंक्रीमेंट का मतलब क्या होगा ना, 11/10, फिर से 10% इंक्रीमेंट क्या होगा ना, 11/10। तो ये सब कट गया, आंसर वही घुमा फिरा के जो है 121 ही आ गया। तो अभी जो है हम लोग a + b = c फॉर्मेट में थोड़ा सा चर्चा करें। तो a + b = c, ये कौन सा फॉर्मेट है? इसका मतलब है दो पर्टिकुलर पैरामीटर जब ऐड एक नया पैरामीटर देते हैं तो उसको हम लोग a + b = c फॉर्मेट में लिखते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो होता है वो होता है इनकम = एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स में। हर बार जो है आप बहुत सारे शिफ्ट्स में आपको ये देखने को मिला है कि एसएससी जो है इनकम और एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन तो देता ही देता है। तो इसको समझने के लिए फॉर्मेट को समझना पड़ेगा। मान के चलिए कि a + b = c में मैं a में कुछ चेंजेस लाऊं, a में सपोज मैं कुछ चेंजेस लाऊं और b में कुछ चेंजेस लाऊं, तो उसके हिसाब से c में भी ऑब्वियस सा बात है, c में भी चेंजेस आ जाएगा। अगर a में कुछ मैं +X% का चेंज लाऊं, b में कुछ +Y% का चेंज लाऊं, तो करेस्पॉन्डिंगली कुछ Z% चेंज आ जाएगा c में। तो ये भी बहुत बार देखने को मिला है कि मॉक टेस्ट वगैरह में ऐसा पूछ लेते हैं कि अगर a + b = c है, तो अगर a को जो है 20% से बढ़ाया गया है और c को जो भी है 20% से बढ़ाया गया है, तो बताइए b जो है कितने % से
बढ़ा या घटा। तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिएगा और इसको जो अपने से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो बहुत बार क्या होता है कि ये फॉर्मेट पे जो है इनकम और एक्सपेंडिचर सेविंग्स क्वेश्चन भी आ जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग लेंगे इसको अच्छे से समझने के लिए। पहला क्वेश्चन है, इफ a person's expenditure is to saving is equals to 4:5, after a change that is expenditure is increased by 25% and income remains constant, then find the percentage change in saving। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगर यहाँ पे बोला है एक्सपेंडिचर इज टू सेविंग, तो जो सेविंग क्या है ना वो है 4:5। आफ्टर ए चेंज दैट इज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 25%, तो एक्सपेंडिचर सेविंग है तो इनकम का हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगा, ये अगर 4 यूनिट का है, ये 5 यूनिट का, तो ये 9 यूनिट का होगा। तो यहाँ पे बोला है कि अगर एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 25%, अगर इसका एक्सपेंडिचर 25% से बढ़ गया तो मान के चलिए यहाँ पे हम लोग जीरोस ले लेंगे। क्यों जीरो हम लोग लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन जो है वो डेसिमल्स में ना आए, इसलिए डेसिमल को अवॉइड करके जीरो भी ले सकते हैं। अगर इसको जो है हम लोग ने 25% से जो है क्या है बढ़ा दिया, तो इसका 40 का 25% क्या होगा 1/4। इसका मतलब जो है इक्विवेलेंट क्या है ना +10 बढ़ाने का इक्विवेलेंट है। तो इसमें अगर 40 से +10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, नहीं तो 50 आ जाएगा। उसके बाद उसने बोला कि इनकम रिमेन्स कांस्टेंट, इनकम जो है वो अभी भी कितने का है, 90 यूनिट का है। तो अगर एक्सपेंडिचर 50 है, इनकम 90 है, तो आप भी यहाँ पे देख के बोल सकते हैं तो सेविंग्स कितना होगा, सेविंग्स तो 40 हो जाएगा। तो पहले सेविंग्स तो 50 था, अभी सेविंग्स जो है 40 है, तो कितने का डिक्रीमेंट है ना, 10 का डिक्रीमेंट है। किसके ऊपर डिक्रीमेंट है, 50 का। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ना, जो सेविंग्स जो है वो 20% से घट गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। सेकेंड एग्जांपल बोलता है, इफ द सेविंग ऑफ ए पर्सन इज ₹5,000 per month and expenditure is 400% more, then find by which percentage the income is more than saving। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है। सेविंग्स जो है आपका कितना है ना, वो है 5,000। उसने क्या बोला, एक्सपेंडिचर इज 400% मोर। अगर 100 का सेविंग है तो 400 को बढ़ा के एक्सपेंडिचर 500 हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर इज टू सेविंग का रेशियो है 5:1। और अगर यहाँ पर आप देखते हैं सेविंग तो यहाँ पे 5,000 है, तो 1 यूनिट 5,000 है, तो 5 यूनिट कितना होगा भाई साहब, 5 यूनिट होगा 25,000। तो उस केस में हम लोग इनकम भी आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे टोटल 6 यूनिट है, तो 1 यूनिट अगर 5,000 है तो 6 यूनिट 3,000 होगा, सॉरी 30,000 होगा। तो यहाँ पे इनकम भी आप आराम से निकाल सकते हैं, जो कि कितना होगा ना 30,000। वो क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज द इनकम इज मोर देन द सेविंग। इनकम जो है सेविंग से कितना ज्यादा है, सेविंग से कितना ज्यादा है ना, इनकम तो 30,000 है और ये 5,000 है, तो 30,000 5,000 से कितना ज्यादा है ना, वो होता है 25,000 ज्यादा है ना। किससे वो पूछ रहा है ना, वो सेविंग से पूछ रहा है। डिवाइड बाय 5,000 इनटू 100, ये कट गया, ये 5 से कट गया, आंसर आपका आ गया 500%। ये देखिए, ये सब एसएससी के बहुत टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक बार मैं आपको गो थ्रू करवा के दिखा दूं। एक थर्ड एग्जांपल भी हम लोग लेते हैं यहाँ पे। If saving is 66.66% of expenditure, सेविंग जो है वो 66.66% एक्सपेंडिचर का। 66.66% का मतलब है 2/3। किसका है ना, एक्सपेंडिचर का है। एक्सपेंडिचर में 3 यूनिट है, तो सेविंग जो है 2 यूनिट होगा। तो यहाँ पे सेविंग जो है जब 2 यूनिट होगा, एक्सपेंडिचर जो है 3 यूनिट होगा। इफ इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ऑब्वियस बात है, तो इनकम क्या हो जाएगा तब तक, इनकम आपका हो जाएगा 5 यूनिट। वो बोल रहा है जब इनकम को जो है इनकम को आप कितने से बढ़ा रहे हैं ना, 20% से बढ़ा रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है, अगर ये 5 यूनिट है, ये 2 यूनिट है और 3 यूनिट है, तो 20% 5 यूनिट है, 1 यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ गया तो 6 यूनिट आ गया। देन फाइंड द चेंज इन द परसेंटेज इन एक्सपेंडिचर। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंडिचर आप इनकम में जो है परसेंटेज ही देना है, लेकिन एक्सपेंडिचर और सेविंग के बारे में तो कुछ बात किए नहीं। तो क्योंकि ये बात नहीं किए और ये डेटा जो है आपको लीड नहीं कर रहा है कुछ या फिर कोई आंसर की तरफ, तो यहाँ पे डेटा जो है इनसफिशिएंट है, डेटा नॉट सफिशिएंट, या फिर हम लोग इसको कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी बहुत बार बोलते हैं। तो चलते हैं आगे।
तो दोस्तों अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं A इंटू बी इज इक्वल टू सी फॉर्मेट। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो ये वीडियो का लास्ट पार्ट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एसएससी और बैंकिंग में सबसे ज्यादा मार्कर पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका एप्लीकेशन जो है खाली परसेंटेजेस या फिर रेशियो प्रोपोर्शन या एवरेज नहीं, इसका एप्लीकेशन इवन टाइम्स पर डिस्टेंस तक भी जाता है। तो ये जो A टू B और C फॉर्मेट ये एक्चुअली होता क्या है? जब दो वेरिएबल्स या फिर दो पैरामीटर मल्टीप्लाई होकर कोई थर्ड पैरामीटर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं A टू B टू C फॉर्मेट। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी होता है द प्राइस इनटू क्वांटिटी को दे देता है एक्सपेंडिचर। मान के चलिए आपने जो है 5 रुपए पर केजी कुछ एक सामान खरीदा और आपने 10 केजी खरीदा तो आपको जो है 50 रुपए लग गए। और उस केस में अगर मान के चलिए आपका एक्सपेंडिचर अगर मैं कांस्टेंट रखूं और आपका मैं प्राइस जो है बढ़ा के 10 रुपए पर केजी करूं तो आप अभी जो आप कितने क्वांटिटी खरीद पाएंगे ना, अभी आपको देख रहा होगा आप बस 5 केजी क्वांटिटी खरीद पाएंगे। तो जैसे मैं प्राइस को जो दुगना कर रहा हूँ मेरा क्वांटिटी भी आधा हो रहा है प्रोवाइडेड कि एक्सपेंडिचर मेरा कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं। पहला केस क्या है? जब सी पैरामीटर या फिर एक्सपेंडिचर जो है सी के जगह एक्सपेंडिचर बहुत लोग बोलते हैं, तो सी जब कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट हो, जब सी कांस्टेंट होता है तो ए क्या होता है ना, इनवर्स से प्रोपोर्शनल रहेगा बी के। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्राइस जो है वो इनवर्स से प्रोपोर्शनल है क्यू के। जब प्राइस जो है 1 से 2 हो गया तो क्वांटिटी जो है 2 से 1 हो गया, किसको कांस्टेंट रखने के लिए? एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखने के लिए। और ये जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि आने वाले बहुत सारे फॉर्मूलेज में जो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर कोई बहुत सारे क्वेश्चन में आपको बुक्स में आप देखने के लिए मिल जाएगा कि लेंथ और ब्रेड्थ को जो अलग-अलग पैरामीटर से बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं और पूछते हैं एरिया में क्या चेंज हुआ, या फिर बोलते हैं कि लेंथ को जो है कुछ पैरामीटर से बढ़ाएंगे और एरिया को कांस्टेंट रखने के लिए ब्रेड्थ को जो कितने पैरामीटर से या फिर कितने परसेंटेज से घटाएंगे। तो उस केस में जो क्या होता है ना, ये एरिया A टू B C फॉर्मेट में वो काम देता है। और जैसा आप लोग जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ये जो है बहुत एक बढ़िया इंसाइट है आपको देखने के लिए कि ये स्पीड इनटू टाइम जो है डिस्टेंस होता है। यहाँ पे अर्ली या फिर लेट वाले केसेस जो हम लोग बनाते हैं प्रोपोर्शनलिटी को, जब टेस्ट स्टार्ट होगा तो उस केस में हम लोग ये चर्चा भी करेंगे। जब बोला जाता है कि स्पीड को जो 50% से बढ़ाया गया तो कितने परसेंट से जो है टाइम घटाया जाएगा प्रोवाइडेड कि डिस्टेंस जो है कांस्टेंट हो। फिर आएगा वर्क इज इक्वल्स टू DMTE। चिंता नहीं कीजिए, ये कोई मसाले का नाम नहीं है, ये है वर्क इज इक्वल टू डेज इनटू मैन इनटू टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो ये टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही उम्दा मेथड, उम्दा फॉर्मूला है। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, उसको बैलेंसिंग करते हैं पर्टिकुलर वर्क को लेके। वर्क जब कांस्टेंट हो तो कुछ दो केसेस लेके हम लोग उसको जो है बैलेंस करते हैं। तो ये जो तमाम एप्लीकेशन से ही एक ही फॉर्मेट पे A इंटू बी इक्वल टू सी फॉर्मेट। यहाँ पे इसको समझने के लिए मैं दो केसेस लूंगा आपके सामने और उसको जो है हम बारी बारी में डिस्कस करेंगे। जब A को जो है 20% से बढ़ाया जा रहा है और C को जो है सेम 20% से बढ़ाया जा रहा है तो बताइए B में क्या चेंज आएगा। तो ये रेशियो मेथड से भी आराम से बन जाएगा। जब 20% चेंज मतलब क्या होता है, 5 का चीज अभी 6 हो गया, A का क्या हो गया ना, A पहले 5 था, 1 बढ़ के जो है 6 हो गया। B के बारे में हम लोग को पता नहीं है और C का क्या है ना, C भी जो है 5 से 6 हो गया। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे जो है B का कुछ मल्टीप्लाई होने से जो है C आएगा। तो B में क्या मल्टीप्लाई होगा, B में मल्टीप्लाई होगा 1:1। अब देख सकते हैं 5 में 1 मल्टीप्लाई हो तो 5 आएगा, 6 में 1 मल्टीप्लाई हो तो 6 आएगा। इसका मतलब ये है कि B का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा ना, B हो जाएगा 1:1। पहले जितना भी B था अभी उतना ही B है, तो B का जो है कोई चेंज नहीं है। तो B यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं वो है 0% चेंज। आपको देख मिल रहा होगा जितने परसेंट से ये बढ़ रहा है उतने ही परसेंटेज से ये बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि बी यहाँ पे कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये ऑब्जर्वेशंस भी आप लोग बना सकते थे। अभी नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर ए को जो है 20% से बढ़ाया जा रहा है और बी को जो है 20% से बढ़ाया जा रहा है तो क्या सी भी 20% से बढ़ेगा? तो चलिए देखते हैं। ए 20% से बढ़ रहा है इसका मतलब है वो 5 से 6 हो जाएगा। B 20% से बढ़ रहा है इसका मतलब वो भी 5 से 6 हो जा रहा है। और अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा 25
और 6 इंटू 6 हो जाएगा 36। तो यहाँ पे 11 यूनिट का इंक्रीमेंट है किसके ऊपर ना 25 के ऊपर, जो कि आपको दे देगा 44%। तो सी जो है 20% से नहीं बढ़ रहा है, हालांकि वो बढ़ रहा है 44% से। अगर आपने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का जो है ये क्लिप देखा था हम लोग का, तो उस केस में हम लोग ये सेम चीज ही कर रहे थे। अगर यहाँ पे एबी मेथड जब लगाएंगे तो कैसे आ जाएगा 20 + 20 + 20 × 20/100, क्योंकि हम लोग जो पहले जो है ए को बढ़ा रहे फिर बी को बढ़ा रहे फिर कुछ ओवरऑल चेंजेस सी में ले आ रहा है, तो यहाँ पे जो है नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये क्या देगा, ये आपका देगा 40 + 4, जो कि आपका पहले ऐसा आ रहा था 44%। तो चलिए सर A × B = C फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चंस भी कर लें। पहले क्वेश्चन बोल रहा है इफ द प्राइस ऑफ अ सॉल्ट decreases by 20%, then by what percent should the consumption increase so as to keep the expenditure constant? ठीक है, प्राइस अभी क्या बोल रहा है, प्राइस बोल रहा है 20% से घट रहा है, और अगर प्राइस 20% से घट रहा है, 20% का मतलब है 1/5, 20% का मतलब है 1/5। तो अगर ये पहले 5 अगर पहले था, इनिशियल अगर 5 था, तो 1 घट के फाइनल कितना हो गया, फाइनल हो गया 4। तो अगर इनिशियल इस टू फाइनल का हम लोग रेशियो लेंगे तो यहाँ पर 5 है, 1 घट के यहाँ पे जो 4 आएगा। ठीक है, तो उसने बोला है यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है, तो पहले इतना एक्सपेंडिचर अभी उतना एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पे क्वांटिटी क्या हो जाएगा 5 और 4 है, तो हम लोग उसको इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो उसको काट के जो डायगोनली जो हम लोग काटते हैं उसको, तो अगर बहुत बार जो बच्चों से रेशियो में दिखता है तो मैं ऐसे क्या करता हूँ, उसको इस फॉर्मेट में लिख देता हूँ। देखिए ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर। तो 5/4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1 आएगा ना, आंसर बहुत स्ट्रेट है जो है 4/5। तो यही तो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे 4:5 करके। तो जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है तो उस केस में हम लोग जो है क्वांटिटी को रिवर्स कर देते हैं जितना प्राइस का रेशियो रहता है। तो क्वांटिटी क्या होता है, हो गया ना 4:5 हो गया। तो अभी कितने का इंक्रीमेंट है ना, आप देख सकते हैं 1 का इंक्रीमेंट है कितने का ना 4 का, जो कि आंसर है 25%। चलिए सेकंड क्वेश्चन। A reduction of 5% in the price of a tea, a person would enable to obtain 5 kg more for ₹2000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बोल रहा है रिडक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस जो है 5% का मतलब क्या है ना 5/100, जो कि होता है 1/20। रिडक्शन हो रहा है तो अभी क्या है ना 19/20 हो रहा है, तो पहले अगर 20 था तो अभी कितना हो रहा है ना, अभी वो 19 हो रहा है। क्वांटिटी बारे में वो पूछा है, वो बोल रहा है ना अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो, पहले भी 2000 खर्च हो रहा था और अभी भी 2000 खर्च हो रहा है। पहले जब वो 2000 खर्च कर रहा था तो उसका पर्टिकुलर प्राइस होगा जो टी का जो वो खरीद रहा था, और उसमें पर्टिकुलर क्वांटिटी कुछ आ रहा होगा। लेकिन अभी क्योंकि प्राइस जो है 5% से घट गया है, तो ऑब्वियस बात है उतने ही पैसा में वो जो है ज्यादा क्वांटिटी ला पाएगा, है ना। तो एक्सपेंडिचर क्या है ना 1:1, पहले इतना खर्च कर रहा था अभी उतना ही खर्च कर रहा है, पहले 2000 हो जाएगा 1:1, तो ये आ जाएगा 19:20, उसका इनवर्स आ गया। तो ये कितने में इंक्रीमेंट आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 यूनिट का जो इंक्रीमेंट आ रहा है, और वहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया कि जो एक्चुअली जो इंक्रीमेंट है कितना केजी मोर हो रहा है ना 5 केजी मोर, तो 1 यूनिट हो गया 5 केजी, तो 20 यूनिट क्या हो गया, वो हो जाएगा 100 केजी, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 95 केजीज। तो ये पुराना क्वांटिटी था, ये नया क्वांटिटी है, तो आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि 5 केजी का इंक्रीमेंट है। फिर वो बोला फाइंड द रिड्यूस्ड रेट पर केजी, तो ये है आपका Q2 कितने का है ना 100 केजीज का। आपका एक्सपेंडिचर कितना है ना, एक्सपेंडिचर दे गया ₹2000, और अगर मैं Q2 जो कि है रिड्यूस्ड रेट, रिड्यूस हो गया रेट, तो उसको कैसे निकालूंगा मैं, तो वो होता है एक्सपेंडिचर बाई Q2, तो वो हो जाएगा 2000/100, कितना आ जाएगा ना ₹20/kg। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्तों की ये सीरीज जो है अच्छा लगा होगा।
इसके बाद हम लोग पार्ट 2 जो है परसेंटेज का पार्ट 2 भी अपलोड होने वाला है। उसमें जो मिसलेनियस कॉन्सेप्ट जैसे कि सेट थ्योरी और उसके भी एप्लीकेशन जैसे कि इलेक्शन कॉन्सेप्ट्स हो गया या फिर और छोटे छोटे पास फेल वाले कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही। थैंक यू।